बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन हमने ये देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आके एक ऐलान किया। कल ये कहा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी ये कहा गया था कि कुछ ही देर में या अगले दिन आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आज आके ये कहा गया कि जो बिजली की कीमतें हैं उसके अंदर कमी वाक़ई की जाएगी। माजी करीब के अंदर हमें ये सुनने को मिलता था कि IMF के साथ जो गुफ्तगू-शुनीद हुई, IMF के साथ जिस टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात हुई, पाकिस्तानी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी करना चाहती थी, लेकिन स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट्स थे उसके अंदर जो बातचीत थी उसमें IMF की रजामंदी दिखाई नहीं दे रही थी। यही खबरें मंजर आम पे आई, लेकिन आज आके वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया कि बिजली की कीमत में 7 रुपये कमी की जाएगी, 34 रुपये के हिसाब से घरेलू सारिफीन को बिजली दी जाएगी। इंडस्ट्री के हवाले से जो ऐलानात हुए हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना था कि आप अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर कर सकते हैं। ये फैसला हमने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए किया है और इस फैसले का खैर मकदम जो है वो FPCCI की तरफ से किया गया कि ये अच्छा इनिशिएटिव हुकूमत की तरफ से उठाया गया। हमें ये मालूम है कि एक वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है उसके लिए बहुत सी जगहों के ऊपर कुछ सहूलियात दी गई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त में कोविड के दौर में जब हमारे हमसाया ममालिक जिसमें भारत शामिल है, श्रीलंका शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, वहाँ की जो इंडस्ट्री थी उसका बोझ हमने उठाया और हमने दुनिया को एक्सपोर्ट की। उन दिनों में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान को आ रहे थे उसके अंदर भी इजाफा हुआ था। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा स्लम देखने में आया। अब हालिया फैसले के बाद क्या ये तवक्कुआत की जा सकती हैं कि पाकिस्तान माशी मंजरनामे में बेहतरी की तरफ गामजन होगा? दूसरा, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बात की जाए तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनता हुआ इत्तेहाद जो वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के नाम पर बनाना चाह रही है, उसका मंजरनामा क्या है, उसके अंदर क्या पेशरफ्त हो सकी है? आसिफ अली जरदारी साहब जो इन दिनों में बीमार हैं, उनकी बीमारी के हवाले से जो बातें मंजर आम पे आ रही हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक दिन बाद एक बड़ा ऐलान करने वाली है, वो ऐलान किस नौइयत का होगा, उसका हुकूमत के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उस एक दिन के ऐलान से पहले हुकूमत का ये फैसला, ये किस हद तक मंजरनामा बेहतरी की तरफ गामजन हो सकेगा, इसी बारे में बात करते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया और वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत को ये इम्कान है कि पाकिस्तान में माशी पहिया जो है वो तेज़ी से घूमेगा। आप इस ऐलान को किस नज़र से देखते हैं और क्या समझते हैं कि चलें इस माहौल में ये ठंडी हवा का झोंका एक तो आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार खत्वे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। यार सर, पहली बात यह है कि जरा ऐलान आज हुआ, बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी हुकूमत अगर बिजली की कीमतों में कमी करती है, कोई भी हुकूमत अगर कोई रिलीफ देती है, चाहे किसी की हुकूमत हो, हमें उसे सराहना चाहिए। लेकिन क्या ये यूनिट 32 रुपए का पड़ेगा? क्या इसमें जो टैक्स लगेंगे वो भी सारे डाल के ये यूनिट 32 रुपए का हो गया? क्या जो इजाफे किए गए थे वो सिर्फ 7 रुपये इजाफा किया गया था बिजली की कीमत में? क्या बिजली की कीमत में जो इजाफा किया गया था वो सारा वापस ले लिया गया? तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। या ले लिया जाए तो फिर भी बड़ी अच्छी बात है। तो अगर आप ये करें कि 40 रुपये इजाफा कर दे, मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, और बाद में कहें जी नहीं जी इनको 32 रुपये आप दे दें और 8 रुपये हमने कमी कर दी है, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि जनाब हमने अभी 32 रुपये आपको महंगा दिया है? मैं कह रहा हूँ इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने एक अच्छा इकदाम किया, लेकिन क्या आज भी वो कीमत मौजूद है जो तहरीक इंसाफ के दौर में थी? क्या आज भी वो कीमत है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में दी जाती थी? क्या आज भी इंडस्ट्री उसी तरह चलेगी जो कोविड के दिनों में इमरान खान के दौरे हुकूमत में चली थी? अगर तो उस तरीके से चलेगी तो फिर तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। दूसरी बात है, ये इकदाम जो है आप इसका क्रेडिट मुझे नहीं समझ आती यासर साहब, आप हुकूमत को क्यों देते हैं? अगर इसका क्रेडिट देना है तो सिपा सलार को दे, इसका क्रेडिट देना है तो पाकिस्तान के उन कुव्वतों को दे जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर किसी हद तक जो है कुछ बेहतरी आई है। हुकूमत के तो पल्ले अगर आप कुछ कहें तो क्या है? जो हुकूमत जो है चिकन की कीमत को कंट्रोल नहीं कर सकती, जो हुकूमत सब्जियों की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती, जो हुकूमत जो है क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकती, जो हुकूमत जो है यहाँ पर मास वाइड थिएटर्स के ऊपर छापे मार कर ड्रामे रोकने और दीगर काम करने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकती, उस हुकूमत से आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि उस हुकूमत ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया? ये रिलीफ जरूर है, लेकिन आप ये देखें कि क्या 32 रुपए भी हम देने के काबिल हैं?
क्या पाकिस्तानी अवाम जो है उसका कारोबार इतना है? क्या लोगों का रोजे मुआश इतना है कि वो 32 रुपए यूनिट दे? अभी 32 रुपए आपने यूनिट का है। जरा आपको अल्लाह करे जब बिल आएगा ना, तो मैं आपके बिल को जरूर अपने प्रोग्राम में लेके आऊंगा, तो जिसमें आपको नजर आएगा कि वो टैक्स लगे होते हैं जिन टैक्स के मुतल्लिक हमने आज से पहले सुना भी नहीं है, जिन टैक्स के मुतल्लिक आज से पहले तस्वुर भी नहीं था। यासर साहब, आपको तो शायद ये बड़ा अच्छा लग रहा हो, आपकी तो बड़ी मौज हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताता हूँ कि जिस दिन आप बिल का रेट, बिजली का रेट वो मुकर्रर करें जिसमें आम आदमी, एक रेहड़ी बान, एक सब्जी फरोश जो है वो भी ये कह सके कि हाँ मुझे जो बिल आया है मैं इसे अदा कर सकता हूँ। ये ना कहना पड़े कि मैं अगर बिजली का बिल अदा करूंगा तो पूरा महीना मेरे बच्चे जो है वो एक वक्त रोटी खाएंगे, एक वक्त रोटी नहीं खा सकेंगे। ये ना हो कि यही इंडस्ट्री जिसके तरफ से आप कह रहे हैं कि बड़ी खुशहाली आएगी, फिर इस इंडस्ट्री खुशहाली के लिए आपको वो रेट लाना पड़ेगा, वो टैरिफ देना पड़ेगा जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में था। तो फिर तो हम माने कि आपने बहुत बेहतर किया, और अगर आपने उस दौरे हुकूमत से बेहतर नहीं किया तो फिर हम किस तरह कह लें हाँ ये है तारीफें करवानी है? तो वो तारीफें करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं, वो बैठेंगे टीवी चैनल्स पर तारीफें करेंगे। मैं भी तारीफ कर रहा हूँ कि बिल्कुल ये अच्छा है कि कुछ ना कुछ किया, लेकिन वो कुछ नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि दावे किए गए कि हमने बहुत सी बिजली की कंपनियां जो है उनको वापस करवा लिया, बहुत से मामला दुरुस्त करवा लिए, लेकिन उन तमाम मामला को दुरुस्त कराने के बावजूद भी हम कहाँ खड़े हैं? क्या पाकिस्तान का आम शहरी आज खुशहाल हो गया? क्या पाकिस्तान के आम शहरी को सारा कुछ मिल गया है जो उसे मिलना चाहिए था? क्या आज भी आम आदमी जो है वो ये समझता है कि उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकता है, अस्पतालों में इलाज की सहूलत मौजूद है? ये एक आपने टैरिफ का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ऐलान करते आप कि इस 32 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा बिजली नहीं होगी, कोई टैक्स इसमें नजायज नहीं होगा ही नहीं, ये टैक्स समेत होगी। आपने बिजली की कीमत का ऐलान किया है, आपने टैक्स की कीमत का ऐलान नहीं किया। ये आपने वही किया है कि तनख्वाहें बढ़ा दी, लेकिन उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि बेचारों की जो असल तनख्वाह थी उससे भी कम पैसे मिले। राणा साहब, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 800 अरब गरीबों का है वो डूब जाता था, ज़ाया हो जाता था, हम उसको इकट्ठा करेंगे। तो वो तो इस तरह के ऐलानात नहीं, 800 अरब गरीबों का है ना, तो किस गरीब पे लगा है मुझे बता देना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर गरीबों का पैसा था तो पाकिस्तान के अंदर गरीब को रोटी चाहिए ना, बिजली शायद उससे इससे इतनी नहीं चाहिए जितनी उसको रोटी चाहिए। क्या गरीब को रोटी मिल रही है? क्या सब्जी सस्ती है? क्या चिकन सस्ता है? कि मटन तो गरीब की पहुंच से दूर हो गया, बीफ भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया, चिकन भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। गरीब को तो बिल कुछ नहीं रहा, वो बेचारा खुश्क रोटी और सादा पानी इससे गुजारा कर रहा है। यहाँ वो घी के बगैर सालन पका लेगा, या वो जो है दाल जो है उसके बगैर पका लेगा। गरीब को तो है ही कुछ नहीं। गरीब को तो उस दिन नींद हो जाती है गरीब की जिस दिन उसके घर में कोई ना कोई चिकन पक जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए जिससे उसे पता हो कि आज मेरे बच्चे खुशहाली के साथ वो खाना खा लेंगे। इसके अलावा तो गरीब बेचारा मर रहा है। तो ये गरीबों के 8 अरब जो है ये भी मेरा ख्याल है दे देने चाहिए उन वज़रा को, उन अरकान असम्बली को जिनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जिनकी मराहत बढ़ाई गई हैं। उन अरकान असम्बली को जो कहते हैं हमारी तनख्वाहें कम है हमें दो, वो वज़रा जिनकी तनख्वाहें कम है उनको दो, ये उनको दे देना चाहिए। जहां पर पूरी पाकिस्तान के अंदर 8 अरब के 800 अरब डॉलर भी जो है ना ये इकट्ठा कर ले, लेकिन आम आदमी को अगर रिलीफ ना दें तो उसका क्या फायदा? वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? जरा आप चेक तो करें। मैंने तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे रोड्स देखे हैं जहां पर तैयार रोड्स को दोबारा बनाना शुरू कर दिया गया किसी को नवाजने के लिए। यहाँ पर मैंने ऐसे अस्पताल देखे हैं जहां पर लोगों को 1% भी मेडिसिन नहीं मिलती, 1% भी कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन वहां पर फंडिंग होती है, वहां पे हर चीज होती है। तो ये सारी चीजें जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डोर टू डोर चलती जा रही हैं। आप कहेंगे हुकूमत ने को रिलीफ दिया, मैं इसको रिलीफ नहीं मानता, बल्कि मैं यही कहूंगा कि ये रिलीफ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा खौफनाक आने वाले वक्त पे सिनेरियो आपको नजर आएगा। आज मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ ये लिख लीजिएगा कि ये सिर्फ एक आने वाले इंतखाबात की तैयारी है। और वो जब ये कहते थे कि इमरान खान ने जो खुद के हमला कर दिया है जी, उसने माशियत पे खुद का हमला कर दिया, उसने सारी चीजें सस्ती कर दी और सस्ती करके फलां 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 कर दिया, तो आज आप इसको क्या कहेंगे? आप इसमें क्या कहेंगे? देखें ये गर्मी है, गर्मी का महीना है, शदीद तरीन लोड शेडिंग भी हो सकती है। अगर इजाफी बिजली है तो वो जो बिजली इस्तेमाल होगी क्या वो उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? ये बहुत सी चीजें या सर सामने आने वाली हैं। आज के ऐलान के बाद जो लोग खुशी से धमाल डाल रहे हैं ना, और जो लोग खुशी से बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया, उनको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, और आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट उनके सामने आएगा। राणा साहब, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन करीब है? जी इलेक्शन करीब है। आपको मैंने कहा था कि अप्रैल के महीने में बहुत कुछ हो जाएगा। मैं आज भी अपनी बात में स्टैंड ले रहा हूँ। आप देख लें 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल तक बहुत सी सियासी सिनेरियो बदल रहा है,
और कल पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद मजीद सियासी सिनेरियो बदल जाएगा और आने वाले चंद दिनों में जो होने जा रहा है, जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरह अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो चीजें सामने आ रही है, इससे तो बड़ा क्लियर हो रहा है कि सिनेरियो इतनी तेज से बदल रहा है कि आप सोच नहीं सकते। और जब सिनेरियो राणा साहब, आप समझते हैं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐलान करेगी? क्योंकि नासाजी सेहत के बायस जो सीईसी का इजलास पीपल्स पार्टी का होना था वो तो नहीं हुआ आज। बात यह है कि दो चीजें बड़ी क्लियर है, या पीपल्स पार्टी को ऐलान करना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान हो जाएगा। ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा, या कल पीपल्स पार्टी को ऐलान करना पड़ेगा या पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐलान होगा सिंध के अंदर से, सिंध के लोग एक तहरीक चलाएंगे और उस तहरीक को कोई रोक नहीं सकेगा। पीपल्स पार्टी के बाद सिंध कार्ड खत्म हो जाएगा, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड से महरूम हो जाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ जो होने जा रहा है वो दो ही चीजें हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी जमात बचानी है, उसको ऐलान करना पड़ेगा। अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी जमात नहीं बचानी तो पीपल्स पार्टी को सिंध कार्ड से महरूम होना पड़ेगा। अब सिंध के अलावा पीपल्स पार्टी के पास है क्या आपको नहीं पता कि बाकी जिन जगहों पे जो हुकूमतें बनी हैं उनके मुतल्लिक अभी तक क्या दावे किए जा रहे हैं, कितनी पिटीशंस पड़ी हैं, कितने लोग उस पर इल्जामात लगा रहे हैं, वो ठीक है या दुरुस्त गलत है इल्जामात, ये बात की बात है। लेकिन बहुत सी चीजें तो रोजे यहाँ है, बिल्कुल रोजे रोशन की तरह यहाँ है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर और साफ है। इसलिए कल का दिन भी बड़ा अहम दिन है पीपल्स पार्टी के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी, दोनों हुकूमतों के लिए भी है। और दूसरी बात एक ध्यान में रखिएगा, रिलीफ उस वक्त दिया जाता है जब आपको नजर आ रहा हो कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, आप अवाम में जा रहे हैं, उस वक्त आप रिलीफ देते हैं। जब आप अवाम में नहीं जा रहे होते तो उस वक्त आप रिलीफ नहीं देते। अब दूसरा साल अगर हुकूमत का फौरी तौर पे इतना बड़ा रिलीफ अगर वो दे रही है तो वजह क्या है? इसका मतलब हमें यकीन रखना चाहिए कि अगले 10 दिनों में या 15 दिनों में या 20 दिनों में या 1 माह में या 6 माह में जो है वो बिजली की कीमत मजीद 7 रुपए के हिसाब से भी आप लगा लें तो मजीद 14 रुपए नीचे आ जाएगी। तो फिर तो हम कहेंगे यार ये हुकूमत की एक बेहतरीन कारकर्दगी है। और अगर ऐसा नहीं है और आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, जमीनी हकाइक तो यह है कि ये अवाम में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट उस दिन आएगा जिस दिन पहला बिल आएगा। उस बिल में जो टैक्स लगे होंगे ना, अगर वो टैक्स नहीं होंगे, अगर वो टैक्स 0 होंगे और सिर्फ 34 रुपए ही यूनिट बिल आएगा तो आप उसका भी अंदाजा लगा लें। एक आदमी जो 50,000 रुपये महाना कमा रहा है, अगर 50,000 रुपये महाना कमाने वाले का 25,000 रुपये या 20,000 रुपये बिल आता है तो बाकी वो पैसे कहाँ से लाएगा? आपको ये लगता है ये रिलीफ जो है ये वक्ती रिलीफ है और इसका जो मंजरनामा आगे चल के है ये अपने मफाद के लिए फैसला किया गया है? चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फवाद हुसैन चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद की बात करेंगे और दूसरा जो मंजरनामा मुआशी इस वक्त बन रहा है पाकिस्तान के हवाले से, एक तरफ अमेरिका की तरफ से टैरिफ जो है वो आयद किया गया है और बेशतर ममालिक के ऊपर टैरिफ आयद किया गया है। एक तरफ हाथ बढ़ाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत से ममालिक के साथ और दूसरी तरफ टैरिफ आयद करने वाली जो बातें थी ये मजमूई तौर पर मुआशी मंजरनामे पर किस तरीके से असरअंदाज होगी, ये एक बुनियादी सवाल है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक बड़ा ऐलान करने वाली थी उसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं और अब नासाजी सेहत जो है आसिफ अली जरदारी साहब की, उसके बायस जो सीईसी का इजलास नहीं हो सका उसके असरात क्या पड़ेंगे और सीईसी इजलास ना होने पे क्या कल कोई बड़ा ऐलान मुतवक्के है या नहीं किया जाएगा? अपोजिशन इत्तेहाद के बनने में क्या चीज़ें इस वक्त रुकावट के तौर पे देखी जा रही हैं और बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के केसेस का मुस्तकबिल क्या है और हालिया जो मुलाकात अली अमीन गंडापुर साहब की हुई है उसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद हुसैन चौधरी साहब ने। फवाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब आप सवाल कर सकते हैं फवाद साहब से। फवाद साहब ये तो बताइएगा, कल पीपल्स पार्टी आपको तवक्को है कोई बड़ा ऐलान करेगी सिंध में नहरों के हवाले से या पीपल्स पार्टी पुरानी तरह पर ही गुजारा करेगी? मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी की पोजीशन तो काफी ऑकवर्ड है इस वक्त। उसकी वजह यह है कि पानी तो एक सिंध में बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। आप देखें कि कालाबाग डैम जैसा जो मंसूबा जिसका पूरे मुल्क को बड़ा फायदा था, जिसका सिंध को बड़ा फायदा था, वो भी सियासत का शिकार होगा और वो जो डैम है वो नहीं बन सका। अब ये जो नहरों का मामला है इसका तो जाहिर है इतनी यूटिलिटी नहीं है जो कालाबाग डैम की थी, लेकिन ये बड़ा पॉलिटिसाइज हो गया है और पीपल्स पार्टी को इस पे कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब एक बहुत बड़ी जरदारी साहब से जो गलती तो हो गई है कि उन्होंने अपनी पार्टी से मशवरा किए बगैर उन्होंने जो ये नहरें हैं वो बना दे दी, एक्सेंट दे दी और फैसला जो है वो ऐवान सदर से बाकायदा प्रेस रिलीज की सूरत में अखबारों को जारी भी हो गया। अब आगे वो फंस गए हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने
वहां पे अपनी पार्टी के साथ करना कैसे है और आगे कैसे चलना है। सो पीपल्स पार्टी को एक हार्ड पोजीशन लेनी पड़ती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी आपको मालूम है कि सिंध के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करती है। जब वो पंजाब में आते हैं तो फिर वो एक पाकिस्तानी या कौमी पार्टी बनते हैं, सिंध के अंदर तो एक नेशनलिस्ट पार्टी बनते हैं, और उनका वोट बैंक भी जाहिर है कि नेशनलिस्ट पार्टी की वजह से ही उनको मिलता है। तो इसलिए उनको पोजीशन तो लेनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि कितनी भी मुश्किल हो जाए, वो जो मर्जी हो, पीपल्स पार्टी को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो फिर आप क्या समझते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन लेती है, कल का दिन सुनना बड़ा अहम दिन है और इसमें इन्हें ऐलान करना है, तो फिर आप समझते हैं कि ये हुकूमत स्टैंड ले सकेगी? और ये जो शहबाज शरीफ का आज ऐलान है, ऐसे ऐलान तो हमेशा इंतखाबात से पहले होते हैं। नहीं, वो तो खैर पाकिस्तान में चूंकि एक ओवरऑल बड़ी जरा ग्लूमी पिक्चर है, तो उन्होंने एक बिजली जो है वो 63.4 पे पहुंचा के, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो तकरीबन 19.5 उस वक्त यूनिट था, 19.5 रुपए का। अब आज 62-63 रुपए से कम करके उन्होंने जो है वो दोबारा 54 पे आ गई है। तो वो एक उन्होंने कोशिश की है कि गुड फील गुड फैक्टर देने की। लेकिन ये जो मामला है पीपल्स पार्टी का, मेरा नहीं ख्याल कि ये नहरें बन सके। उसकी वजह ये है कि ये इसके रेजिस्टेंस आएगी बड़ी। पहले खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में सूरत हाल पहले ही बड़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ये वफाक अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो यहाँ पे सिंध में भी कोई जो है वो ऐसी हालात पैदा हो या वो फीलिंग्स कोई ऐसी जन्म ले। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट तो रोकना पड़ेगा और फिर इसका कोई हल नजर नहीं आता। फवाद साहब, आप समझते हैं कि वफाक ये प्रोजेक्ट रोक सकता है? नहीं कर सकता ना। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल कंसेंसस जो पहले चाहिए था वो नहीं है, और अब सिंध के अंदर जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं सारी वो इकट्ठी हो गई हैं, और हुकूमत बुनियादी तौर के ऊपर बड़ी कमजोर है। एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ हर चीज जो है वो क्वारियन से या जोर जबरदस्ती से करने की लिमिटेशन होती है ना, वो लिमिटेशन खत्म हुई है, तो ये नहीं बना सकेंगे। जोर लगाएंगे उसके नतीजे में नुकसान होगा, फायदा नहीं हो सकता। फवाद साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ रहना ज्यादा सूदमंद है या फिर हुकूमत के मुखालिफ कोई तहरीक चलाना ज्यादा सूदमंद हो सकता है? मुझे तो एक जगह राजा परवेज अशरफ साहब मिले थे, तो मैंने तो उन्हें कहा कि मैं तो हैरान हूं कि आप अभी तक हुकूमत में शामिल क्यों नहीं हैं। क्योंकि अगर आपकी ये ख्याल है कि लोग ये समझते हैं कि आप हुकूमत नहीं है, तो ये तो फिर बिल्कुल ही आपका जो एनालिसिस है, तज्जिया है अपने बारे में, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि लोग समझते हैं कि आप इस हुकूमत की हर बुराई में आप शामिल हैं, और इस हुकूमत का हर जो नेगेटिव है वो आपके हिस्से में भी जा रहा है, और आप वजीर भी नहीं बन रहे। पंजाब में खसूसन जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी फॉर्मली मिनिस्ट्रीज भी ले। अब जरदारी साहब खुद चूंकि सदर बन गए हैं, बाकियों को वो कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी अकोमोडेटेड है, बाकियों को पंजाब के भी की उनको परवाह नहीं है। तो इसलिए पंजाब पीपल्स पार्टी तो बड़ी मायूस है जरदारी साहब के इस फैसले को लेके, और ओवरऑल जो मर्जी ऊपर से कहते रहे कि हम नहीं है हिस्सा, बहरहाल पीपल्स पार्टी इंटेग्रल पार्ट है इस सिस्टम का, वो कैसे अपनी जिम्मेदारी से हट सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, ये नहरों वाला जो मामला है, इसके ऊपर अगर हम आरा को देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों की, जो पंजाब वाली साइड के हैं, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब, उन्होंने कहा जी कि हम इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब दूसरी तरफ नदीम अफजल चंद साहब ने भी ये कह दिया कि मुतनाज़िम मंसूबे सूबों की मर्ज़ी के बगैर नहीं होने चाहिए, लेकिन वह साथ ही ये भी कहते हैं कि पंजाब के किसानों को पानी नहीं दिया जा रहा। जब इस तरह के बयानात पार्टी के अंदर से उठेंगे, और वो भी इलाकाई सियासत तो करनी है, अब इस तरह के होंगे, तो आप समझते हैं कि फैसला सिर्फ ऊपर से ही इम्पोज होगा? पहली बात तो ये कि देखे ना, ये तो अच्छी बात है ना, पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, पीएमएलएन का, जो भी है, चाहे थोड़ा है या बहुत है, एक नेशनल कलर तो है ना। इसीलिए ये पार्टियां इंपॉर्टेंट हैं, और हमारी को समझना चाहिए कि एक दिन एक पार्टी के पीछे लग जाए, फिर दूसरे दिन दूसरे के पीछे लग जाए, तीसरे दिन तीसरे के पीछे लग जाए, ये कोई फायदा नहीं होगा इस चीज का। क्योंकि जब ये पार्टियां खत्म होती हैं तो फिर या अल्ट्रा नेशनलिस्ट मजबूत होते हैं या मजहबी शिद्दत पसंद मजबूत होते हैं, जो दोनों पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं। तो अगर पीपल्स पार्टी के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब और नदीम अफजल साहब जो हैं, उनसे यही एक्सपेक्ट करनी चाहिए नदीम गोंदल साहब से कि वो
पंजाब की बात करेंगे, क्योंकि वो पंजाब से उनका इंटरेस्ट है, तो इसी तरह से एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है जब मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। उसमें कुछ चीज़ों पे सिंध के लोग अकोमोडेट हों, कुछ पंजाब के लोग अकोमोडेट हों, तो इसी तरह से एक नेशनल कंसेंसस डेवलप होता है। अच्छा फवाद साहब, अगर देखा जाए अपोजिशन को, तो अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की बातें कर रही है, लेकिन माजी करीब में भी जो बयानात दिए गए, एक तरफ सीज़ फायर हुआ बयानात के हवाले से, लेकिन फिर कुछ तल्ख बातें हुई एक दूसरे के बारे में, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बारे में भी और PTI के बारे में उनकी तरफ से। लेकिन अब असलम गौरी साहब जो तर्जुमान है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के, उनका ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल हर्जा सराई कर रहे हैं मौलाना की बारे में। अब कल कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा जी हमें पता चला, बारहा ये पता चला है, लेकिन उधर से ज़बानबंदी नहीं हो रही, फिर जवाब हमारी तरफ से भी होगा। आप समझते हैं कि ये तलखियाँ कम हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो किस वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है वो तो सारी ही एक दूसरे से भी अपना लड़ रही है। उनका कोई कद पॉलिटिकली है नहीं, सारे अंडर 19 के प्लेयर हैं। सो कोई भी संजीदा पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों से कुछ संजीदा बातचीत तो करेगी नहीं, और उसके नतीजे में ये जो अलायंस है ये तो मुझे बनता हुआ कोई इतना नजर नहीं आ रहा। अगर बने भी तो वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होगा, क्योंकि मेरी चूंकि इनसे मौलाना फजल रहमान साहब से, शाहिद खान नवाजी साहब से मेरा इनसे एक पुराना जाती ताल्लुक भी है, मैं जानता भी हूँ, मुझे उनके व्यूज का भी पता है। ये इस जो लीडरशिप है इसके साथ जाने से वो रिलक्टेंट है, वो नहीं जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि देखिए, अपना बोझ खुद ही उठाना पड़ता है। पहले आखिरी जो एफर्ट किए इमरान खान को बाहर लाने की, वो बुशरा बीबी ने किए। अब अगर उनकी बहनें जब तक तहरीक में शामिल ना हो, इसकी क़यादत ना दें इनको, बाकी तो किसी के साथ देखें लोग नहीं जुड़ते। अगर इमरान खान के लिए तहरीक चलानी है तो उनकी फैमिली को ही चलानी पड़ेगी। जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हुए थे उनकी फैमिली उनके लिए निकली थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए थे, उनकी फैमिली, उनकी बेगम ने, नुसरत भुट्टो साहिबा का रोल जो है वो सबसे ज्यादा जरी था उस सारे मामले में। नवाज शरीफ साहब के लिए कलसूम बीबी जो है वो निकली थी। ये फैमिली अपनी जो है अगर लीड नहीं करेगी तो फिर बाकी कौन करेंगे? लेकिन सर, फैमिली के हवाले से जो बातें होती रहीं, या फैमिली जिन लोगों के बारे में बातें करती रही, अलीमा खानम साहिबा वाला मामला आपको याद है, बेशक वो रफा दफ़ा हो गया, कुछ लोग बीच में पड़े, जो नदीम हैदर पंजोथा के साथ उनकी तल्ख कलामी हुई थी। इसके साथ साथ अलीमा खानम ने यह भी एतराज़ उठाया कल के रोज़ के मुलाकात हमारी तो हुई नहीं, हमें तो इंतज़ामिया ने यह कहा कि गज़टेड हॉलीडेज़ हैं, मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन जाके आज़म सबाती साहब भी मुलाकात कर लेते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब भी मुलाकात कर लेते हैं। तो फिर इन मुलाकातों के ऊपर जब फैमिली की तरफ से एतराज़ उठाया जा रहा है और PTI वाले एतराज़ नहीं उठाते, तो फिर ये कैसे आगे चलेगा मामला? नहीं तो देखे ना, ये जो नाम आपने लिए हैं, सच्ची बात ये है कि लोग तो देखे इमरान खान के साथ है ना, लोग और तो किसी के साथ नहीं। और लोग जुड़ेंगे अगर इमरान खान की फैमिली लीड करेगी, तो बाकी किसी के साथ लोग नहीं जुड़ते। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है तो वो तो खैर चले, वो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बैरिस्टर सैफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और उसके अंदर जो भी गुफ्तगू हुई होगी, आई एम वेरी श्योर कि वो इमरान खान के इंटरेस्ट में बात हुई होगी। लेकिन अगर आपने इंटरनल प्रेशर क्रिएट करना है और वो फैमिली निकलेगी तो होगी, और किसी के साथ लोग नहीं जुड़ते। आप समझते हैं कि अभी ये जो मुलाकातें हुई हैं, इसमें आपने जब कहा कि बैरिस्टर सैफ का बड़ा अहम रोल है, तो जो शख्सियात की बातें हो रही हैं गंडापुर साहब की और बैरिस्टर सैफ साहब की, कि ये कोई किरदार अदा कर सकते हैं? हालांकि माजी करीब में बेशुमार कोशिशें की गई, लेकिन कोई नताइज नहीं निकले मुस्बत। मेरा ख्याल है कि कोई अभी जो है ना, असल प्रॉब्लम ये भी आ रहा है ना कि कोई पैकेजिंग नहीं है। करना क्या है, ये तो नहीं सिर्फ जाके मुलाकात तो नहीं करनी ना। सवाल ये है कि सूरत हाल से निकलने का हल क्या बनाए, आगे कैसे चले। सिचुएशन जो है वो देखिए, बातचीत तो इलेक्शनों पे होनी है। इलेक्शन कब आप करा सकते हैं? हुकूमत है कि 3 साल बाद करा ले, इमरान खान चाहेंगे 6 महीने में करा ले। तो ये दरमियान में जो है ये बातचीत है, ये निगोशिएशंस है,
अब वो कौन बेहतर तरीके से इसको कैप कर सकेगा, और मेरे ख्याल में तो PMLN और पीपल्स पार्टी को भी सारे प्रोसेस में शामिल होना चाहिए, और हमें एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम पाकिस्तान को एक कुछ तवील मुद्दती इस्तेहकाम दे सकें, एक पॉलिटिकल इस्तेहकाम दे सकें। आपने जो कहा बीच का रास्ता, तो आप क्या समझते हैं कि स्टेप डाउन किसको करना चाहिए? खान साहब तो नहीं दिखाई दे रहे, 2 सालों से नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर कौन अपने मौक़िफ़ से इंच भर पीछे हटेगा? नहीं, मौक़िफ़ वाली बात ही नहीं है। मैंने आपसे कहा कि इमरान खान कहेंगे फॉरेन इलेक्शन कराएं, हुकूमत कहेगी उनको ज्यादा वक्त चाहिए, दरमियान में देखते हैं ना कहाँ पे कोई बातचीत। ये तो फिर बातचीत करने वालों के ऊपर है कि वो कितना अच्छा आपस में किसी पैकेज पे पहुंच जाते हैं, बात कर लेते हैं। जब आप ग्रैंड डायलॉग की बात करते हैं तो उससे तो फिर एक नतीजा, जो आइडियल सिचुएशन है वो नेशनल गवर्नमेंट की भी निकलती है, तो क्या वो सूटेबल होगी? देखिए, मेरी अपनी राय में तो यही है कि आप एक बातचीत करके वफाकी सतह के ऊपर नेशनल गवर्नमेंट बना दें। सूबे बेशक पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं, उनके पास रहें, और वो जो नेशनल गवर्नमेंट है वो तरमीम कर सके, नए इलेक्शन कमीशन ला सकें, जुडिशरी की को इज्जत जो है वो जो बिल्कुल ही मट्टी में मिल गई है उसको जो है वो हम कुछ बेहतर कर सकें, जुडिशल सिस्टम को रिव्यू कर सकें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कर सके, नैब के ऊपर जो पॉलिटिकल यूज है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, पॉलिटिकल परसिक्यूशन कैसे कम कर सकते हैं। इन चीजों के ऊपर जो है वो एक कंसेंसस डेवलप हो जाए नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान का के साथ। तो ये 4 ही फरीक हैं जो पाकिस्तान को तवील मुद्दती इस्तेहकाम दे सकते हैं। अच्छा फवाद साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत को देखा जाए, पंजाब के अगर चैप्टर को देखें, अहमद अजहर साहब का इस्तीफ़ा और फिर इस बार कहना कि मैं वापस नहीं लूँगा, जिस तरीके से आलिया साहिबा इस वक्त एक्टिव हैं, तो ये चलें नए आने वाले जो हैं, दश्त के नए मुसाफिर जो हैं, उनके अंदर तो चपकलिश दिखाई देती हैं। चलें वो दानिस्ता तौर पर भी हो सकती है, ना दानिस्ता तौर पर भी हो सकती है, तजर्बात की कमी हो सकती है। तो जिनको तजर्बात हो चुके उनकी तरफ से फिर ऐसे फैसले वो क्या इम्पेक्ट डालते हैं? किन की तरफ से ऐसे फैसले? अहमद साहब का इस्तीफा बारहा आना और अब फिर उस पर आना और उस पर मुसर रहना कि अब की बार वापस नहीं लूंगा। देखिए, सच्ची बात तो यह है कि जो PTI की जो इस वक्त की लीडरशिप है वो इस वक्त किसी जो साबिक पार्टी के है उसको देखे ना, ये सिर्फ अहमद अजहर का तो मसला नहीं है ना। शाह महमूद कुरैशी हो जाए, एजाज चौधरी हो जाए, महमूद रशीद हो जाए, और उसके बाद मियां असलम साहब हो जाए, उसके बाद यास्मीन राशिद हो जाए, बाकी सारे लोग हो जाए, आप मुझे बताएं ना कि वो लोगों की डिसीजन मेकिंग में क्या इम्पोर्टेंस या हैसियत है। ये उनको भी नहीं पूछ रहे, और हमारे भी जाहिर है उसको भी जो है वो नहीं, वो उसको हुआ, तो लोग फिर मायूस हो जाते हैं ना कि इतनी आप कष्ट भी काटें, आप इतनी कुर्बानियां भी दें और उसके बाद भी कोई पोजीशन ना हो, कुछ ना हो। कितने अफराद होंगे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और उनको उन कुर्बानियों के नताइज नहीं मिलेंगे? अभी तो किसी को भी नहीं मिले। अभी तो लोग जो हैं उनको PTI ने, सच्ची बात तो ये है कि अभी तक पार्टी किसी के साथ खड़ी नहीं हुई जो पार्टी के साथ खड़े, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट आई थिंक ऑन द पार्ट ऑफ दिस जो बाहर लीडरशिप है, कि जो भी लोग जेलों में हों, कुर्बानियां, जो हमारे जैसे लोग जो अभी तक जो है वो रुल गए, सवाए इसके कि आप लिस्टें दें जाके खान साहब को कि जी इसको भी निकाल दें, इसको भी निकाल दें, ये भी ना आए, वो भी ना आए, और तो कुछ देखा ही नहीं मैंने कि इन्होंने कभी कुछ किया। अच्छा फवाद साहब, मैंने आपने जो चीज़ें रेज़ की थी मौजूदा क़यादत के बारे में, सलमान अकरम राजा साहब के बारे में, मैंने उनसे ये पूछा कि आप लोगों के ऊपर तो केसेस भी नहीं हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस थे वो अभी तक उन्हें कुछ मिल ना पाया। उन्होंने जवाबन ये कहा कि मुझे तशहीर करने की ज़रूरत क्यों कि मेरे ऊपर केसेस क्या हैं। उन्होंने कुछ केसेस का हवाला दिया, मेरे ऊपर ये केसेस है, मैं अपनी पेशियाँ भुगतता हूँ, लेकिन ये कोई मायार नहीं है कि केसेस थे तो वो अभी बाहर हैं, जिनके ऊपर केसेस नहीं है वो इस वक्त मेन लीडरशिप में है। मतलब अब इसके ऊपर क्या बंदा बात कर सकता है? सलमान राजा साहब को आधा घंटा कभी जेल में नहीं रहे, ताश कभी जेल में नहीं गए, रऊफ हसन गए हैं 9 दिन के लिए रहे हैं और DSP साहब के कमरे में सोते थे। उसके बाद शिबली फराज साहब आप देख लें कि यानी हम लोगों के घर तोड़ दिए गए, हम लोगों के घरों पे हुए हमले हुए,
और शिबली फराज साहब का वो घर जो है वो जो 4 साल पीटीआई के दौर में रेगुलराइज नहीं हुआ, वो इस हुकूमत ने आके रेगुलराइज कर दिया। तो बहरहाल ये है सारा सामने ही, अब इसमें क्या कहा जा सकता। बाबर अवान साहब के किरदार को किस नज़र से देखते हैं? हालांकि लास्ट जो मुलाकात होना थी उस मुलाकात में उनका नाम नहीं था, लेकिन वो मुलाकात के लिए अंदर चले गए जिस पे सलमान अकरम राजा साहब ने एतराज़ उठाया था। तो ये एतराज़ पुराने लोगों पे क्यों? बाबर अवान साहब भी पुराने आदमी हैं, पीटीआई के साथ जिनका ताल्लुक है, और मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा लीडरशिप है ये बड़े खौफ का शिकार है। इनको लगता है कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। हालांकि पॉलिटिक्स तो इज ऑल अबाउट कि आपके साथ लोग कितने हैं, ग्रुप कितना बड़ा है, धड़े आपके साथ कितने हैं। लेकिन इनको चूंकि ये नौवारद है अभी सियासत में, इनको समझ नहीं है। इसलिए जब ये खान साहब से जब भी मुलाकात होती है बस यही है कि फलाने को भी निकाल दें, फलाने, मतलब आप ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं? अब मुझे आप बताएं, जिनकी आप लिस्ट देंगे कि इनको आप निकाल दें, वो आगे क्या इकदाम करेंगे, वो क्या रिएक्ट करेंगे? आई थिंक ऐसा टोटल आई वुड से कि एक बड़ी पागलपन जो है वो इनमें तारी है। आपको लगता है उन 23 लोगों तक ये बातें पहुंची होंगी? क्योंकि शो कॉस्ट तो सबको नहीं दिया। हर बंदा को कोई 12 लोग तो मुझे मिलके गए हैं कि ये हमारा नाम इन्होंने दिया और बड़ी हमारी बेइज्जती हुई, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना खान साहब से। करना ही नहीं चाहिए। इवन आई वुड से शेर अफजल मरवत को देखें निकालने की कोई इस वक्त तुक बनती थी। वो कहते हैं मौलाना को खुश करने के लिए निकाला मुझे। नहीं, मौलाना को खुश करने की तो इशू ही नहीं था ना, वो तो फिर अली अमीन को निकालते जिससे उनके डायरेक्ट इशू है। ये 24 घंटे जब आप इमरान खान चूंकि जेल में है, उनका महदूद है इस वक्त, ये लोग जाके बातें करेंगे तो वो फिर उन्हीं इंफॉर्मेशन पे एक्ट करेंगे ना जो उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो आई थिंक शेर अफजल मरवत समेत ये जो बाकी सेनेटर्स हैं और जो हमारे MNAs हैं, जिस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया गया, पुरानी पार्टी के लोगों को जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया, तो यही होना था जो हम देख रहे हैं। आप समझते हैं कि अगले कुछ अरसे में मौलाना शाहिद ककान अब्बासी, महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल या इनमें से किसी शख्स की इमरान खान से मुलाकात हो सकती है? और अगर हो गई तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? एक बहुत इम्पैक्ट होगा, ख़ुसूसन JUI का तो इम्पैक्ट देखें। देखिए, इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो जब तक उनको आप रिलीज नहीं करते हैं, पाकिस्तान में अनस्टेबल ही रहना है। अब सवाल ये है कि वो जो इस वक्त जो भी आप कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को मजीद डिस्टेबलाइज ही कर रहे हैं ना। तो मौलाना फजलुर रहमान और अगर PTI इकट्ठी हो जाती है फिर एक बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स है। फिर देखिए, इनकी बातों को लाइटली नहीं लिया जा सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तो बड़ी डिटेल बात भी हो गई थी, चीजें भी हो गई थी, लेकिन ये फिर दरमियान में इन्होंने खराब कर दिया। जब ये चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा, ये सारे फिर मुंह उठा के चले गए, मौलाना को किसी ने नहीं पूछा। जब ये सलामती कमेटी की मीटिंग हुई, इन्होंने पहले फैसला कर लिया जाने का, फिर मौलाना को नहीं पूछा। तो देखे ना, इस तरह तो नहीं होता है। जब आपके साथ इत्तेहादी है तो फिर आप उनको एतमाद में लेके चलते हैं ना। अच्छा, एक आखिरी सवाल फवाद चौधरी साहब, मुझे याद है आपने कहा था कि अमेरिका जो है वो पूछेगा, वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अभी तक पूछा क्यों नहीं? अभी तक बहुत से और इकदाम ज़रूर हुए हैं। अब अगर इसको जवाज़ बना के कहा जाए कि ये इशारों के नायों में इशारे ही किए जा रहे हैं, तो ये जवाज़ मुस्तनद तो नहीं लगता। अभी तक ना पूछने की वजह क्या? मेरे ख्याल में देखें, अमेरिका के इश्यूज उनके बड़े हो गए हैं। जो जितनी स्मूथ सेलिंग प्रेसिडेंट ट्रम्प समझ रहे थे कि उनको मिलेगी, उतनी नहीं मिली है। और उसकी वजह से उनके जो अपना ज्यादा वक्त है वो अपने इंटरनल मामलात पे सर्फ हो गया है और हो रहा है। अब आज जिस तरह से टैरिफ्स के बाद आज देखे ना, US की सारी स्टॉक मार्केट्स बैठ गई हैं। उनका जो सोना आज जो है वो बहुत ऊपर चला गया क्योंकि डॉलर जो है वो खतरे में आ गया है। सो इस वक्त एक ट्रेड वॉर जिस तरीके से उन्होंने शुरू कर दी, उनका ख्याल था कि आसानी से हो जाएगा, वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे अब भी यही यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ये समझते हैं कि बाइडेन इंतजामिया ने इमरान खान की हुकूमत को गिराने में बड़ा रोल अदा किया है, और ये रिपब्लिकन्स अब खुलेआम ये बात जो है वो कहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो कुछ नहीं करेंगे मुश्किल है। डेफिनेटली ट्रम्प की तरफ से आपको आएगी बात आएगी, लेकिन अभी अंदरूनी मामला जो हैं वो काफ़ी उलझन का शिकार हैं, तो उस तरफ से तवज्जो हटेगी तो इधर को जो है वो नज़र पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पानी का जो मसला, नहरें निकालने वाले मसले के ऊपर बाहमी इत्तफाक दिखाई नहीं दे रहा, और इसी की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत का क्या आगे चल के मंजरनामा होगा, ये तो अलग बात है। हुकूमत के अपने इत्तेहादियों के माबैन जो इस वक्त चपकल जारी है, उसके नताइज क्या निकलेंगे। बिलखुसूस बात हम कल के हवाले से कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े ऐलान की बात की थी, लेकिन आज जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का ना होना है आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत की वजह से, अब एक अगर वहाँ पे डिस्कशन ही नहीं हुई तो कल फैसला कैसे जारी हो सकता है या ऐलान कैसे किया जा सकता है। उससे ये दिखाई देता है कि ऐलान जो है वो अब कुछ ताख़ीर का शिकार है। लेकिन उसी ताख़ीर में क्या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी पहल की जाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी एक नुक्ते पर माइल किया जा सके। मुआशी मंजरनामे के हवाले से जो हुकूमती दावे हैं ये किस हद तक मुस्तनद हैं और आने वाले दिनों में क्या बेहतरी हो सकती है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब ने। अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले तो बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, नदीम अफजल चंद साहब आपके पुराने दोस्त भी हैं, आपकी गुफ्तो शुनीद भी है उनके साथ। वो कहते हैं कि चंद शख्सियात को खुश करने के लिए पॉलिसी न बनाए। वो ये भी कहते हैं कि मंजूर शुदा 100 क्यूसेक की जगह हमें 25 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, और ज़ेरे काश्त इलाकों को बंजर करना चाहते हैं नई जगह को आबाद करने के लिए। जब इतनी तलखियाँ बढ़ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो क्यों नहीं बैठाते, क्यों नहीं उनसे गुफ्तगू करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सबसे बड़ी खबर तो माशाल्लाह यही है कि आज बिजली के नर्ख हुकूमत ने कम किए हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है मौजूदा हुकूमत को, और यही कहा जाता रहा था कि ये पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और एक मायूसी फैलाई जाती रही, और महंगाई कहते थे कि वो कम नहीं होगी, तो वो काफ़ी चैलेंजेस अब जो है अबूर हो चुके हैं। बाकी भी हम समझते हैं कि मुआशी तौर पर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से बिजली के आज नर्ख कम हुए और आने वाले वक्त में मजीद कम होंगे, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें पाकिस्तान में है वो पूरे रीजन से कम है, तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन इसके साथ साथ बिल्कुल एक इंतहाई अहम मसला है या सब जिसकी तरफ आपने निशानदेही की है, मैं समझता हूँ कि ये जो पानी का मसला है, ये इस पर अब से नहीं अरसा दराज से जो है हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि इसके ऊपर सियासत होती रही है, और ये मसला कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी या हुकूमत का या हुकूमती इत्तेहादियों का नहीं है। यहाँ पर आपको याद होगा कि मादी में भी सूबों के सूबाई हुकूमतें जो हैं या सूबाई हमारी जो इकाइयां हैं उनके ऊपर भी पानी के इशू पर सियासत होती रही। यही वजह है कि आज हमारा जो मतलब है कि एक बेहतरीन कालाबाग डैम था वो तामीर ना हो सका, वो भी उसी सियासत की नज़र हो गया। और यकीनी तौर पर जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, जाहिर है कि उनके ऊपर भी उनका जो सिंध का वोटर है उसका भी किसी हद तक वो प्रेशर है, और एक ये सियासी बयानिया भी बन चुका है। तो जहाँ तक इस मामले के हल होने का ताल्लुक है, तो ये तो मुझे यकीन है कि दोनों पार्टीज की, बल्कि जो मतलब है कि बाकी भी दीगर पार्टीज हैं जो कि इत्तेहाद में शामिल हैं या अपोजिशन में हैं, तो ये इस मामले को जो है वो इमिकेबली आपस में डिस्कस करके उम्मीद है कि इसको यकीनी तौर पर किसी हल की तरफ पहुंचाया जाएगा, और दोनों पार्टीज की क़यादत इस बारे में इंतहाई संजीदा है। और जाहिर है कि जरदारी साहब को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे, वो जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर होगी तो ये इस टॉपिक के ऊपर मजीद राब्ते होंगे। लेकिन अली गौहर बलोच साहब वो तो कहते हैं हम भूचाल ले आएंगे, हम तो तहलका मचा देंगे। जिस तरह की बातें 4 अप्रैल के हवाले से चल रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, अब तो वो CEC का इजलास नहीं हुआ तो कुछ देर के लिए मौखर समझा जा सकता है उसे, लेकिन वो तो तलखियाँ बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखें, बात ये है कि बिल्कुल आपने बजा कहा, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया कि चूँकि इन मामलात को, ये हमारी बासियत कौम एक बदकिस्मती है कि अरसा दराज से इन पानियों के और डैमों के चक्कर के ऊपर सियासतें होती रही हैं, और लोगों का माइंड सेट बनाया गया, अवामी माइंड सेट एक बनाया गया, और ये भी एक, मैं समझता हूँ कि ये एक दुश्मनों की एक साजिश थी मादी में कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे के सूबों के बारे में बातजन किया जाए। लेकिन ये अब चूंकि जो नहरें जा रही हैं
देखना ये है कि इससे सिंध का नुकसान होता है या नहीं होता, या फायदा होता है। मैं समझता हूं तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पंजाब जाहिर है आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है और पंजाब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। अब भी यकीनी तौर पर सिंध का किसी सूरत भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन वो अलीगौर बलोच साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब कहते हैं हम इसकी मुखालिफत नहीं कर रहे, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आप दानिस्ता तौर पे ये कर रहे होंगे कि बेहतरी का काम है, होना चाहिए, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इत्तेहादियों के साथ भी इत्तफाक़ राय से ये फैसले ना किए जाएं तो फिर अपोजिशन तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है यासिर कि ये जो मामलात हैं इन पर अगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बात की है वो इंतहाई माकूल बात की है उन्होंने, और उस बात की मैं बिल्कुल तायीद करूँगा कि अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो यकीनी तौर पर उसको दूर भी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है उसके साथ हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो बैठकर गुफ्तगू शुनीद करेगी, और ख़ास तौर पर जो इस मामले के एक्सपर्ट्स हैं जो इस चीज़ का जायज़ा लेंगे उनको बिठाया जाएगा और फिर उसका जायज़ा मेरिट के ऊपर लिया जाए, ना कि इस पर कोई सिंध की या पंजाब की सियासत की जाए, बल्कि ये देखा जाए कि इस मामले के असल मेरिट क्या बनता है। अगर तो वाकई किसी जगह पर कोई पानी का फुकदान है और किसी सूबे को ज्यादा और किसी को कम हिस्सा मिल रहा है, तो जो हमारे अवार्ड में मौजूद है उसके मुताबिक जो है ये हिस्से मिलने चाहिए तमाम। वो कहते हैं एग्रीमेंट के तहत हमें मिलना, वो देना 100 क्यूसेक है, दे 25 क्यूसेक रहे। नहीं, देखें ये इन चीज़ों को टेक्निकली देखना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जितना पंजाब को पानी मिलना चाहिए, जितना उसमें शामिल है, उतने क्यूसेक पंजाब को भी नहीं मिलता, दीगर सूबा जात को भी नहीं मिलता, क्योंकि ये दरियाई पानी है। आपको पता है कि ये कोई इसके मेजरमेंट इस तरह से तो नहीं की जा सकती कि फिक्स इतना आएगा। देखना ये भी है कि हमें पानी अवेलेबल कितना है, कितना दरियाओं में पानी आता है, उस हिसाब से आगे तकसीम है, उस हिसाब से आगे नहरें निकलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जाहिर है कि उस शोबा के माहिरीन की भी राय लेना और उनको दरमियान बिठाकर उस चीज़ों का जायजा लेकर तमाम सूबे जो हैं वो हमारी इकाइयाँ हैं मरकज़ की, और यकीनी तौर पर ये हमारे वो फूल के पत्ते हैं कि जिनकी रखवाली करना पूरे पाकिस्तान की सरजमीन की वो हुकूमतों के फ़राइज़ में शामिल है। और हम नहीं चाहते कि किसी भी सूबे के अवाम की जो है वो किसी लिहाज से भी हक तलफी हो। सिंध भी हमारा सूबा है और हमने यकीनी तौर पर उस हुकूमत के और वहाँ की अवाम के तफादात को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है, और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। इस मामले का एमिकेबली हिस्सा जो है वो मतलब है हल निकाला जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर आपने देखा है कि अरसा दराज से हमारे लाखों का एकड़ जो ज़मीन है वो किसी भी सूबे में अगर बंजर पड़ी है और वहाँ पर अगर हम वसाइल पहुँचा कर उनको आबाद कर सकते हैं और वहाँ से हम जो है वो एक ग्रीन इनकलाब ला सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि काम होना भी चाहिए और काम करना भी चाहिए। और अरसा दराज से ये जो इलाका है हमारा ये काफ़ी बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सिंध की ज़मीनों को अलीगौर बलोच साहब ये ना हो कि ये इस मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जो ग्रीवेंसेस हैं पावर शेयरिंग वाले पंजाब में वो जो उनकी मुआहदे थे आप लोगों के साथ, जो वादे थे, जो यकीन दहानियाँ थी जो पूरी ना हुई, जिसकी गाहे बगाहे वो गिले भी करते रहे, तो उसका खुमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़े PMLN को। देखें यासिर, मैं आपको, आप भी माशाल्लाह एक मतलब अपने शोबे में आप एक बड़ा मकाम रखते हैं और ये बात बड़ी क्लियर है। आज तक आपको पीपल्स पार्टी के जाहिर है कि जो पार्टीज भी इत्तेहादी चल रही होती हैं वही पार्टीज होती हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट करके आते हैं और उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज भी अलग अलग होते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN की जो फ्रीक्वेंसी है इन मामलात में काफ़ी बेहतर है। और जाहिर है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर उनके तफादात जो हैं वो तो दूर होने चाहिए, लेकिन जो उनके मुतालबात जब इत्तेहाद बना था जो रखे गए थे वो मैं समझता हूँ कि वो उनके मनोआन हर जगह पर तस्लीम हो गए और उनको हमेशा से बेहतरीन हिस्सा दिया गया है और उस लिहाज से उनकी राय को भी हमेशा से ही जो है वो मलूज़े खातिर रखा जाता है और आइंदा भी रखा जाएगा। लेकिन अगर मुतालबात वक्त के साथ साथ बाद में आए
तो फिर उनका तो जायजा लेना पड़ता है और उनको देखना पड़ता है। लेकिन जो हुकूमत बनने से पहले हुए थे वो उन पर तो काफी हद तक अमल हो भी रहा है। और इसकी मैं खास तौर पर आपको जिक्र करूंगा मादरत कि जब भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि हमारे कुछ मुतालबात हैं, हमारे कुछ सियासी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आपको कभी भी कोई जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वो मुतालबात सामने लाते हुए नजर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि जो मुतालबात थे वो पूरे हो चुके हैं। ये वो मुतालबात तो हो सकते हैं जो बाद में पैदा हुए, लेकिन जो तयशुदा चीजें थी उन पे ये एक मतलब कंफ्यूजन क्रिएट करना कि वो पूरे नहीं हुए, मेरा ख्याल है ये कहना मुनासिब नहीं है। उसके ऊपर तो बिल्कुल मनोमान जो है वो अमल भी हुआ है। जिस तरह आपने देखा कि सदर मुमलकत का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा उनके पास है, कुछ सूबों के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन का ओहदा उनके पास है और दीगर भी, और वफाकी कैबिनेट में भी उनको ऑफर की गई है। अगर वो शामिल नहीं हुए तो वो उनकी अपनी मर्जी है। और उस लिहाज से जाहिर है कि आज अगर हमारी हुकूमत है तो वो भी पीपल्स पार्टी का वोट के साथ, उनके साथ साथ आज अगर उनके पास होते हैं तो वो भी जाहिर है उसमें PMLN की सपोर्ट और दीगर भी हमारी इत्तेहादी पार्टियों की सपोर्ट शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता। मेरा एक आखिरी सवाल दीगर इत्तेहादियों के हवाले से, अख्तर मेंगल साहब और मौलाना क्यों ना संभाले गए आपसे? देखें, वो एक अपनी अपनी पार्टी के कायदीन हैं और वो अपनी सियासत का उन्होंने रुख किस तरफ लेके चलना है वो हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं और अपनी एक राय रखते हैं। ये उनका अपना ज़ाती फैसला है कि उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा करना है या हुकूमत का करना है। इसके बावजूद जो है हमें उनका इंतहाई एहतराम है और मौलाना साहब जाहिर है कि वो बिल्कुल अगर उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा भी किया है तो उन्होंने हमारी रहनुमाई की है। और आपने देखा कि जिस तरह 26वीं तरमीम हुई उसमें भी मौलाना साहब की राय को मुकद्दम रखा गया और उस वजह से काफ़ी अमेंडमेंट्स भी की गई जो कि मौलाना साहब की राय थी। और ख़ास तौर पर PTI ने भी जो है वो अपने काफ़ी मुतालबात मौलाना साहब के कंधों पर रख के भी मंजूर करवाए, लेकिन आखिरी वक्त में मौलाना साहब को भी धोखा दे गए और ये कहकर भाग गए कि हमें तो बानी PTI इजाजत नहीं देते, लिहाजा हम वोट नहीं देंगे 26वीं तरमीम को। तो ये मतलब चलता है सियासत में, ये चीजें होती हैं। वो उनकी अगर मेंगल साहब की पार्टी है, बाकी मेंगल साहब का इस वक्त खास तौर पर जो बलूचिस्तान के हालात हैं और उसमें जिस तरह से एक वो पार्टी जो कि वहां पर एक दहशतगर्दी कर रही है और उसमें मेंगल साहब की हमदर्दियां जो है और उनका बयानिया उस तरफ होना, यहाँ पर पाकिस्तान के अवाम का उनसे एक सवाल भी है कि वो उनसे तवक्को नहीं करते पाकिस्तान के अवाम के वो हमदर्दियां उस तरफ हों और इस ज़मन के अंदर वो अपनी अपनी पार्टी के कायद हैं, अपना अपना ही मंशूर लेके उन्होंने आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलूच साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।